क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कणों की व्यवस्था के आधार पर कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस का वर्गीकरण classification of solid on the basis of arrangement of particle देखिए, यह तो सर्वविदित है, हर जानता है हर कोई कि ठोस जो होता है वह अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इस तरह से ठोस के अंदर, सॉलिड के अंदर, लेकिन यही चीज़ द्रव के अंदर भी होती है। लेकिन अंतर ये होता है कि इसमें जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा दूरी पर होंगे द्रव में, और गैस के देखा जाए तो गैस में पार्टिकल्स बहुत दूरी पर होते हैं। देखिए, गैस यानी सॉलिड और लिक्विड और गैस में इस बात का अंतर है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं, देखिए, जिससे रचना होती है, दरअसल इन्हीं को हम लोग अवयवी कण कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड को भी फॉर्म करते हैं, लिक्विड को भी फॉर्म करते हैं और गैस को भी फॉर्म करते हैं। यानी अवयवी कणों से ही ठोस बनता है, द्रव बनता है और गैस बनता है। अब कैसी व्यवस्था है कणों की इनके अंदर, उसके आधार पर ठोस का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया और देखा गया कि इस प्रकार से अगर हम ठोस को डिवाइड करें तो ये दो प्रकार का हो जाता है। इस बेस पर ठोस को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस को देखा जाए तो यह ठोस दो प्रकार से डिवाइडेड किया जा सकता है। इसमें पहला तो ये होगा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इसे कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसे बोला जाता है एमार्फस सॉलिड। वास्तव में इसे ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं। ट्रू सॉलिड, हिंदी में वास्तविक सॉलिड। वास्तव में वास्तविक ठोस होते हैं। रियल सॉलिड वही हैं, क्रिस्टलीय ठोस। लेकिन इसे कहा जाता है अतिशीतित द्रव, इंग्लिश में सुपर कूल्ड लिक्विड, या एक नाम इनको हम लोग आभासी ठोस भी कहते हैं। आभासी ठोस, इंग्लिश में स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अवयवी कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट के बेस पर देखूं तो आवर सॉलिड क्लासिफाइड इनटू बेसिकली टू पार्ट, वन इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड इज एमार्फस सॉलिड, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस वास्तव में वास्तविक ठोस माने जाते हैं, रियल सॉलिड हैं ये। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को हम स्यूडो सॉलिड मानते हैं और इन्हें अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। अब अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, सुपर कूल्ड वाटर क्यों कहते हैं?
क्योंकि इनमें फ्लो यानी बहने का गुण होता है, और बहने का गुण अगर होगा तो इसका गलनांक भी जो है क्या होता है, निश्चित नहीं होता। तो मेल्टिंग पॉइंट पहली चीज़ तो कन्फर्म नहीं है। दूसरी चीज़ ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होगा इसमें बहने का गुण होगा, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, बहने का गुण होता है। तो इस आधार पर जो है इनको हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब अतिशीतित द्रव या फिर इसको आभासी सॉलिड के नाम से जाना जाता है, यानी स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। अब इसमें एक परिभाषा पूछी जाएगी बोर्ड में कि क्रिस्टलीय ठोस से आप क्या समझते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में क्या होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इसे जानने के लिए हम इसको डिफाइन करें। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो क्रिस्टलीय ठोस को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परास के क्रम में होती है, दीर्घ परास के क्रम में होती है, और वे अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा बंध संकुलित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इस प्रकार से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। इंग्लिश में देखा जाए, सच सॉलिड इन विच आवर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फाउंड इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड they are closely packed with the help of intermolecular attraction force, that is called as crystalline solid। इन्हें बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। अब कुछ विशेषताएं होती हैं क्रिस्टलीय ठोस में, जैसे क्रिस्टलीय ठोस की पहली विशेषता ये होगी, क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति और गलनांक दोनों निश्चित होते हैं और उनमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। एक गुण होता है विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है तथा इनका शीतलन वक्र कूलिंग कर्व असतत होता है, नॉन कॉन्टिन्यूअस, असतत होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। तो अगर आप यह मान लें कि हम स्टडी कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेन्ड डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप एंड डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट एंड कंटेन्ड प्रॉपर्टी ऑफ anisotropy and their cooling curves will be non-continuous. These are some basic properties of crystalline solid. क्रिस्टलीय ठोस में ये प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें दो तीन चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो अवयवी कणों की दीर्घ परास यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पाए जाते हैं। जो अवयवी कण हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर से हमारा मतलब ये होता है कि अगर हम अवयवी कणों की देखें व्यवस्था,
तो ए बी इस प्रकार से एक बहुत लंबी व्यवस्था इसमें सिस्टमेटिक चलती रहती है, तो ये कहलाती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखा जाए, अभी बताएंगे आगे कि इसमें क्या होगा कि ये कंफर्म नहीं होता, हो सकता ए हो जाए या फिर पता लगा बी हो जाए, लेकिन ये बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लॉन्ग रेंज ऑर्डर में एडजस्ट होते हैं, इसका मतलब कि ऐसा कहाँ होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा। और दो तीन चीज़ें व्यवस्थाएं हैं, जैसे गलनांक इसमें निश्चित होता है, ज्योमेट्रिकल शेप कन्फर्म होता है। अब इसमें विषमदैशिकता क्या होती है, विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, एनाइसोट्रॉपी। और इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो कैसा होता है, नॉन कंटिन्यूअस होता है, असतत होता है। तो दो तीन चीज़ें इसमें जानना है इसमें। तो आइए हम देखते हैं कि ये एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, विषमदैशिकता। विषमदैशिकता क्या है? विषमदैशिकता को समझने के लिए हम इसमें ये जानेंगे कि सॉलिड की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है या ठोस के कुछ भौतिक गुण होते हैं। अब ठोस के भौतिक गुण क्या है? सबसे पहले विषमदैशिकता, ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विषमदैशिकता एनाइसोट्रॉपी से आप क्या समझते हैं। एनाइसोट्रॉपी, विषमदैशिकता क्या होती है? तो विषमदैशिकता के लिए आप डिफाइन करेंगे इसको कि ठोस के कुछ भौतिक गुण जैसे कठोरता, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता अथवा अपवर्तनांक इत्यादि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न पाए जाते हैं, समान नहीं होता, भिन्न पाए जाते हैं, जिसे विषमदैशिकता कहा जाता है। तो अब इसमें एक चीज कंफर्म है, अगर ये पूछा गया व्हाट डू यू नो अबाउट टू एनाइसोट्रॉपी, यानी एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, तो आप इसे डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लाइक हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी और refractive index may be different in different direction, that is called as anisotropy। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए समदैशिकता की बात की जाए तो समदैशिकता को भी डिफाइन कर दें, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है। आइसोट्रॉपी, अगर विषमदैशिकता होती है तो समदैशिकता भी होती है, तो आप इसमें कहेंगे कि भौतिक गुणों का ठोस के भौतिक गुणों का भिन्न भिन्न दिशाओं में समान होना समदैशिकता कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें एक साथ डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर विषमदैशिकता होती है तो होती समदैशिकता भी है। जहाँ एनाइसोट्रॉपी की हम कल्पना करें तो वहीं आइसोट्रॉपी भी होती है। तो देयर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लाइक हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस एंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपी। ये होती है आइसोट्रॉपी। दरअसल अभी आपको पढ़ना है अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में भी पढ़ेंगे।
एमार्फस सॉलिड के बारे में, एमार्फस सॉलिड भी पढ़ना है अपने को, तो एमार्फस सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाने वाली है वो कौन सी होगी? समदैशिकता की होगी। लेकिन ये आयन आइसोट्रॉपी जो प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टलीय ठोस में होती है। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर की प्रॉपर्टी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये पाई जाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया। लेकिन इसी को हम अगर चित्र के माध्यम से डिक्टेट करें तो बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब चित्र के लिए आप इस तरह से एक फिगर बनाएंगे। अगर इसे चित्र के सहायता से समझा जाए तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि क्या है विषमदैशिकता, क्या है एनाइसोट्रॉपी और क्या है आइसोट्रॉपी। इसे मैं एक कोशिश करता हूँ कि एक चित्र की सहायता से समझाया जा सके एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को। एक ही डायग्राम से दोनों चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से एक फिगर ड्रा करेंगे। जैसे ये कंडीशन, इस तरह से डार्क स्फीयर बनाना है और दूसरा स्फीयर जो है वो इस तरह से होगा, इस प्रकार से। फिर इसके बाद यही चीज़ें रिपीट होंगी। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं, उनको दिखाया जा रहा है इस तरह से। ये पार्टिकल्स डिफरेंट हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर भी यानी इस वैकेंट के सॉलिड के नीचे वैकेंट और डार्क के नीचे डार्क, इस तरह से अगर अरेंजमेंट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को माना जाए और इसी प्रकार से इस तरफ जो देखा जाएगा तो इसमें इस प्रकार से बनाना है। सॉलिड स्फीयर बनाइए और उसके बाद यहाँ पर ये इस प्रकार का स्फीयर। लेकिन ध्यान रहे कि जो स्फीयर बनाए हैं उसके नीचे वही वाला स्फीयर हो। जैसे ये इसके नीचे ये, इसके नीचे जो है, अब यहाँ पर ये होगा इसके नीचे और इसके नीचे ये होना चाहिए। इस प्रकार से एडजस्टमेंट होना चाहिए। इस तरह से। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि अगर मैं किसी लाइट बीम को, प्रकाश किरण पुंज को ए से बी डायरेक्शन में ले चलता हूँ, हमारी जो लाइट बीम है, प्रकाश किरण पुंज है, वो ए से बी डायरेक्शन में अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी के लिए लाइट बीम को डालें तो आप देख रहे हैं कि पाथ के दोनों तरफ देखिए सेम टाइप के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं। पाथ के दोनों तरफ सेम टाइप के पार्टिकल नज़र आ रहे हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी डायरेक्शन में भौतिक गुण होंगे जो वो समान होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? समान होगी। और फिजिकल प्रॉपर्टी का समान होना ही कहलाता है समदैशिकता। ये कहलाएगी समदैशिकता। आइसोट्रॉपी यही है। आइसोट्रॉपी से हमारा मतलब हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टी का सेम होना। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पाई जा रही है? सेम। क्यों सेम है? क्योंकि इस पाथ के जहाँ लाइट बीम जा रही है, उस लाइट बीम के दोनों ओर सेम टाइप के पार्टिकल नजर आ रहे हैं। इस तरह से पाथ के दोनों तरफ, इधर भी वही पार्टिकल वैकेंट स्फीयर, इधर भी वैकेंट स्फीयर, इस प्रकार से। तो पाथ के अगर दोनों तरफ सेम टाइप के पार्टिकल नजर आए तो ये इंडिकेशन है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। और सेम होना ही कहलाता है आइसोट्रॉपी। लेकिन अगर कहीं मैं इस प्रकार से इनके गुणों का अध्ययन अगर मैं इस डायरेक्शन में करना चाहूँ, जैसे देखिए इस डायरेक्शन में, यानी लाइट बीम को मैं सीडी डायरेक्शन में अगर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूँ, सीडी डायरेक्शन में लाइट बीम अगर जाएगी तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो पार्टिकल देखिए ये अल्टरनेटिवली डिफरेंट पार्टिकल हैं। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से पार्टिकल जो है डिफरेंट नज़र आएंगे। अगर ये डिफरेंट पार्टिकल नज़र आएंगे इस तरह से तो ये कहलाएगा कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, भौतिक गुण, वो असमान होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी असमान होगी, डिसिमिलर होगी। और डिसिमिलर होना फिजिकल प्रॉपर्टी का कहलाता है विषमदैशिकता। विषमदैशिकता। तो अब इसमें ये देखना ये है
कि अगर मैं CD डायरेक्शन के पाथ के दोनों तरफ देखूं तो इधर पार्टिकल आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं और इधर भी पार्टिकल देखिए डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो डिफरेंट पार्टिकल अगर होंगे तो इसका मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिसिमिलर होगी, और इसी को बोला जाता है अनआइसोट्रॉपी। इसी को बोला जाएगा अनआइसोट्रॉपी। यही है विषमदैशिकता। तो समदैशिकता का गुण किसमें पाया जाता है, अक्रिस्टलीय ठोस में, और विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस में। तो इस प्रकार से इस फिगर के द्वारा समझाया जा सकता है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रकार से डिक्टेट करना पड़ेगा आपको भी कि फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ सेम है और क्यों सेम है। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी असमान आई तो असमान का कारण है कि डिफरेंट पाथ के दोनों तरफ डिफरेंट पार्टिकल का एडजस्टमेंट होना। चूंकि अरेंज की व्यवस्था के आधार पर ये डिवाइडेशन किया जा रहा है, समदैशिकता और विषमदैशिकता का गुण, तो ये चीज़ें दिखाई गई। इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, इसके बाद शीतलन वक्र का सतत और असतत होना। शीतलन वक्र का सतत और असतत होना, लेकिन इसे पढ़ने के पहले हम जान लें कि हमारा इसमें एग्जाम्पल क्या बनेगा, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होगा। तो याद रहे क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में अगर लिखा जाए कि आप किसको क्रिस्टलीय ठोस मानोगे, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन कौन से होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए कंफर्म है कि जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, नमक, सोडियम सल्फेट यानी H2SO4 इत्यादि को हम मान सकते हैं। अब जैसे चीनी का फार्मूला होता है C12H22O11, ये शुगर है। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2 है, सभी जानते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। नमक का फार्मूला NaCl है, और सोडियम सल्फेट तो लिखा ही गया है। इत्यादि को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। वैसे जो हमारी मेटल हैं या फिर एलाय हैं, वे सब भी क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। जैसे ब्रास, अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ पीतल की, पीतल जानते हैं ब्रास, और ब्रास का मतलब हुआ कि ये एक प्रकार का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। और जानते हो कि पीतल मिलके बनी होती है कापर और जिंक से, जिसमें कापर होता है 70% और जिंक होता है 30%। दिस मिक्सचर कॉल्ड एज ब्रास। ब्रास इज एन एलाय। ब्रास होती है एक प्रकार की एलाय, मतलब एक मिश्र धातु है। तो ये भी काउंट की जाएगी क्रिस्टलीय ठोस के अंदर। या फिर क्रिस्टलीय ठोस आपके ये भी हो सकते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम, निकिल, गोल्ड, आयरन इत्यादि। ये जो धातुएं होती हैं, ये जितनी मेटल्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड मानते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एलाय हो गई, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। और जितने मेटल्स होते हैं, इन मेटल को भी कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें देखा जाए कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। अब केवल इतना चीज करना है, यहाँ अक्रिस्टलीय कर दीजिए। अब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड न कह करके इंग्लिश में कहा जाएगा इसको हम लोग एमार्फस सॉलिड। एमार्फस सॉलिड की को अगर डिफाइन करने की बात हो कि व्हाट डू यू नो अबाउट टू एमार्फस सॉलिड, तो एमार्फस सॉलिड में आप इसको डिफाइन करने के लिए कह सकते हो कि ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघु परास में होती है, शॉर्ट रेंज में होती है। ऐसे ठोस जिसमें आप कह सकते हो कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों माने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की व्यवस्था, अरेंजमेंट की व्यवस्था लघु परास में होती है, लघु परास के क्रम में होती है तथा इनका गलनांक एवं ज्यामिति अनिश्चित होती है।
अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो बहुत कन्फर्म है डिफिनेशन में कि सच सॉलिड वेयर constituent particle arranged in the short range order and their melting point and geometrical shape are indefinite called as amorphous solid। इनको हम लोग amorphous solid कहते हैं। अब कुछ विशेषताएं अक्रिस्टलीय ठोस में भी होती हैं, जैसे इनमें पानी की तरह बहने का गुण होता है, जस्ट लाइक वाटर दे में बी फ्लो, बह सकते हैं, बहने का गुण होता है। इसमें पानी की तरह बहने का गुण होता है, अतः इन्हें अतिशीतित द्रव कहा जाता है। जैसे कांच, जैसे ग्लास। तो ग्लास वास्तव में एक प्रकार का कांच को माना गया है अक्रिस्टलीय ठोस। क्यों माना गया है? क्योंकि कांच में भी स्लोली फ्लोइंग की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम पुरानी इमारत में देखें तो जो कांच की खिड़कियां लगी होती हैं, वो उनमें कांच के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण वो नीचे आ जाते हैं। तो जो ग्लास होता है, ग्लास विंडो होती है, वो नीचे इसकी लेयर मोटी हो जाती है और वो मिल्की कलर हो जाता है, दूधिया हो जाती है। तो पुरानी इमारत के कांच की जो खिड़कियां हैं नीचे लेयर में मोटी हो जाएंगी। इसका मतलब कि ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे उनमें बहने का गुण आया। इसीलिए कांच को माना गया कि कांच एक अतिशीतित द्रव है, सुपर कोल्ड लिक्विड है। इसी प्रकार से इन्हें हम आभासी ठोस कहते हैं। इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका गलनांक जो है वो निश्चित नहीं होता। और पहली चीज, अगर गलनांक निश्चित नहीं है तो फिर ज्योमेट्रिकल शेप भी क्या है? इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। तो इन्हें बनावटी ठोस यानी नकली ठोस माना जाता है, क्रिस्टलीय ठोस को। और एक चीज और है इसमें कि बताया गया है कि इनमें समदैशिकता का गुण पाया जाता है। अभी कुछ देर पहले बताया गया ग्राफ में कि समदैशिकता का गुण पाया जाता है, आइसोट्रॉपी पाई जाती है। आइसोट्रॉपी से हमारा मतलब, अभी मैंने पीछे देखा कि किसी भी डायरेक्शन में अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करें तो उनकी प्रॉपर्टी का सेम आ जाना, ये कहलाता है आइसोट्रॉपी, यानी समदैशिकता का गुण पाया जाएगा। अब किसे आप अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे? उदाहरण के लिए पहली चीज तो कांच जो है ये अक्रिस्टलीय ठोस है, रबर अक्रिस्टलीय ठोस है, प्लास्टिक अक्रिस्टलीय ठोस है, और आपका जो फाइबर ग्लास है, कांच, ये तो लिखा गया है। और उसके बाद इसमें राल रेजिन जो है, अब रेजिन जानते हैं, राल रेजिन जो होता है वो एक प्रकार के चीड़ का जो पेड़ होता है उसमें जो चीरा लगाने पर जो गोंद टाइप का निकलता है उसे राल रेजिन बोला जाता है। राल रेजिन हो गया। अक्रिस्टलीय सिलिका हो गई, अक्रिस्टलीय सिलिका का प्रयोग प्रकाश वैद्युत सेलों में होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर। यही वास्तव में सोलर एनर्जी को चेंज कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका बड़ा प्रयोग है अक्रिस्टलीय सिलिका का। राल रेजिन हो गया, प्लास्टिक हो गई, रबर हो गया, ग्लास हो गया, दीज आर कॉल्ड एज एमॉर्फस सॉलिड। इन्हीं को बोला जाता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें एक चीज और है कि अक्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होता है, शीतलन वक्र जो होता है वो एक्चुअली सतत होता है, यानी कूलिंग कर्व्स जो इसका होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अब हमें यही देखना है कि आखिर ये कूलिंग कर्व्स क्या होता है, शीतलन वक्र क्या है।
तो शीतलन वक्र के लिए इस प्रकार से समझाया जा सकता है इसको, जैसे कूलिंग कर्व्स अगर जानना है तो इसके लिए ये होगा कि इसमें हम इस प्रकार से एक्स एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस ले लें, यहाँ पर ले लें हम समय, टाइम मिनट में, टाइम इन मिनट, और यहाँ पर ले लें हम टेम्परेचर यानी ताप, और वो डिग्री सेंटीग्रेड में। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हुआ, और ये 100 हो गया डिग्री मिनट, और यहाँ पर ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हुआ, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। अब अगर मुझे शीतलन वक्र, आपको कूलिंग कर्व दिखाना है, शीतलन वक्र, और ये शीतलन वक्र हम असतत दिखाना चाहते हैं, तो असतत किस में होता है? क्रिस्टलीय ठोस में। याद रखना है, क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कूलिंग कर्व होगा वो कैसा होगा? नॉन कॉन्टिन्यूस होगा। कैसे? इसमें एक्चुअली होता है कि मान लीजिए कि अपना एक सॉलिड है, और सॉलिड धीरे धीरे आया और ए पॉइंट पर वो फ्रीज हो गया, बी तक फ्रीज रहा, और इसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन हुआ। यानी अगर मैंने किसी क्रिस्टलीय ठोस को पिघलाया और वो आया ए पॉइंट तक, वो पिघलता हुआ आया, और ए के पहले पहले उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ, लेकिन ए से बी पर जब वो पहुंचा तो उसका टेम्परेचर क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया, लेकिन बी पर फ्रीज होने के बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर पुनः डाउन हो गया। तो इस प्रकार से इसको कहेंगे कि इसका जो कूलिंग कर्व्स है, अब किसी पदार्थ को गर्म करके ठंडा कर किया जाए तो ये कूलिंग कहलाता है, और कूलिंग कर्व्स कहलाएगा ये। और ऐसा कहाँ होता है? इसको कहते हैं असतत। असतत का मतलब कि यहाँ से हम जब इसका शीतलन कर रहे हैं क्रिस्टलीय सॉलिड का, तो यहाँ से ए से बी पर वो फ्रीज हो गया, उस समय उसका टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे बी के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ। इसको कहते हैं कि कूलिंग कर्व का असतत होना। ये नॉन कॉन्टिन्यूअस कर्व है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें क्रिस्टलीय ठोस में, तो क्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। क्रिस्टलीय ठोस में इस तरह से होता है कि जैसे अगर यही कूलिंग कर्व लिया जाए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आप एक्स पर ले लें टाइम मिनट में, और इसके बाद यहाँ पर ले लिया जाए टेम्परेचर, तापक्रम डिग्री सेंटीग्रेड में, तो इसको 0 मानते हुए इसको 20, इसको 40, इसको 60, और इसको 80, और यहाँ पर 100 मान लिया जाए मिनट, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री, और 60 डिग्री, और 80 प्लस ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप इसको धीरे धीरे गलनांक तक इसको पिघला करके अगर देखेंगे, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। कॉन्टिन्यू इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, और इस प्रकार से इसको कहते हैं कि अब यहाँ पर जो शीतलन वक्र आया, कूलिंग कर्व आ रहा है, ये आपका वो सतत है। माने सतत का मतलब हुआ कि ये अक्रिस्टलीय ठोस में होता है। अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा होगा, एमार्फस सॉलिड में ऐसा जो वक्र आएगा वो एमार्फस सॉलिड के अंदर आएगा। यानी एक बार इसमें टेम्परेचर अगर डाउन हुआ तो कंटिन्यू डाउन होता है, कोई इसमें ब्रेकर नहीं आता। और जबकि इसमें देखिए यहाँ पर ये टेम्परेचर इसका यहाँ पर ब्रेकर हो गया, यानी टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट के बाद पर धीरे धीरे डाउन हुआ। इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रकार से कि डिफरेंस हुआ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर। अब इसमें कुछ चीज़ें प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा गया इस तरह से कि एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें देगा कि निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन होगा वो पूछेगा इस प्रकार से कि निम्नलिखित को, क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में वर्गीकृत कीजिए। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, क्लासीफाई टू द फॉलोइंग इनटू क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस सॉलिड। जैसे मान लो उसने दे दिया पॉली
यूरीथेन, दूसरा दे दिया उसने नाइथेलिन, टेफ्लॉन दे दिया, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड दे दिया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड दे दिया, या मान लो सेलोफेन दे दिया, सेलोफेन दे दिया, या बेंजोइक एसिड दे दिया उसने, बेंजोइक अम्ल दे दिया, या मान लीजिए आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट दे दिया, पोटेशियम नाइट्रेट, या उसने कॉपर को दे दिया। तो अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कह देगा कि क्लासिफाई करो कि हु इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हु इज़ एमॉर्फस सॉलिड, ये पूछा जा सकता है। तो याद रहे कि ये जो नीचे तीनों लिखे हैं, बेंजोइक एसिड, पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर, ये सभी कहलाएंगे क्रिस्टलीय ठोस। दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलीय ठोस होंगे। जबकि इसके अलावा जो पॉलीयूरीथेन है, एक प्रकार की प्लास्टिक होती है, नाइथेलिन एक संयुक्त बेंजीन रिंग वाला यौगिक है, टेफ्लॉन एक प्लास्टिक के अंतर्गत, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये भी प्लास्टिक है, सेलोफेन सेलुलोज से बना हुआ पॉलीमर होता है, ये भी एक प्रकार से सभी अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। यहाँ पर केवल यही तीन ऐसे हैं जो कि किस सीरीज में आएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन्हीं को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेयर एज पॉलीयूरीथेन, नैप्थेलिन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी इसको हम शॉर्ट में पीवीसी बोलते हैं, सेलोफेन, दीज आर कॉल्ड एज कलेक्टिवली, इनको बोला जाता है कि दीज आर एमॉर्फस सॉलिड, ये सभी क्या है, एमॉर्फस सॉलिड। इस प्रकार से एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है एकदम क्लियर रखिए, यहाँ से बोर्ड में आने की प्रबल संभावना है।